गुड मॉर्निंग बच्चों। तो कल हम लोग संसाधन तथा संसाधन के प्रकार के बारे में पढ़े थे। तो आज हम लोग जो संसाधन के प्रकार पढ़े थे 3 प्रकार, उस बेसिक रूप से प्राकृतिक संसाधन, मानव निर्मित संसाधन और मानव संसाधन। तो प्राकृतिक संसाधन किससे कहते हैं? प्रकृति द्वारा प्रदत्त वैसे संसाधन जिसका उपयोग मानव करते हैं उसे हम लोग प्राकृतिक संसाधन कहते हैं। जैसे सेल, खनिज, जीव जंतु, पेड़ पौधे, ये सभी कीट पतंग, ये जितने सारे हम लोग देखते हैं ये सभी क्या प्राकृतिक संसाधन के अंतर्गत आते हैं, जिसका उपयोग आदमी अच्छे ढंग से करता है, चाहे वो किसी भी माध्यम से, कभी प्रत्यक्ष रूप से हो या अप्रत्यक्ष रूप से। तो ये सभी प्राकृतिक संसाधन कहलाते हैं। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं मानव निर्मित संसाधन। तो मानव निर्मित संसाधन हम लोग उससे कहते हैं जिसको मानव के द्वारा बनाया गया हो, यानी वैसे संसाधन जिसका निर्माण मानव के द्वारा किया गया हो उसे हम लोग मानव निर्मित संसाधन कहते हैं। जैसे कि यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल दिया हुआ है, देखो, बस, ट्रक, अलमीरा, हवाई जहाज, गोदरेज, कूलर, फ्रिज, मोबाइल फ़ोन, सेल फोन, ये सभी क्या होते हैं? मानव निर्मित संसाधन के आते हैं। लेकिन ये सभी संसाधन, जितने भी संसाधन जो हम लोग मानव के द्वारा बनाए जाते हैं, ये कहीं ना कहीं प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग करके ही हम मानव इसे नया रूप देते हैं, जिसे हम लोग मानव निर्मित संसाधन कहते हैं। तो वही चीज़ यहाँ बुक में भी दिया हुआ है कि कोई संदेह नहीं है कि मानव निर्मित संसाधनों का निर्माण कच्ची सामग्री के रूप में प्राकृतिक संसाधनों को ही उपयोग में लाया जाता है। तो हम यही चीज़ जान रहे हैं कि मानव निर्मित संसाधन का निर्माण करने के लिए भी हमें प्राकृतिक संसाधन को ही कच्ची सामग्री के रूप में प्रयोग करना पड़ता है। उसके बाद फिर इसे मानव नया रूप देता है, जिससे हम अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति कर पाते हैं। अब देखो आया हम लोगों का मानव संसाधन। तो मानव संसाधन हम लोग उससे कहते हैं किसी देश में रहने वाले लोगों की संख्या को उस देश का मानव संसाधन कहते हैं। यानी किसी देश में रहने वाले लोग उस देश के सर्वाधिक महत्वपूर्ण संसाधन होते हैं, जिसे हम लोग मानव संसाधन कहते हैं। तो किसी भी देश के में जितना पॉपुलेशन है, यानी जितना जनसंख्या है, तो उस देश के आधार कि यदि किसी देश में जनसंख्या बहुत ज़्यादा है तो जनसंख्या के आधार पर हम उस देश को समृद्ध या विकास की ओर अग्रसर, या तो उसे हम विकसित देश में काउंट नहीं कर सकते। यानी यदि किसी देश में बहुत ज़्यादा जनसंख्या है, ध्यान से सुनो, मानव संसाधन हम जानते हैं कि किसी देश में रहने वाले लोगों को उस देश के महत्वपूर्ण संसाधन माना जाता है, चाहे वो मानव निर्मित संसाधन हो चाहे प्राकृतिक संसाधन, उन सभी संसाधनों से ऊपर है मानव संसाधन। परंतु किसी देश में रहने वाले लोगों की संख्या को हम उस देश की समृद्धि नहीं मान सकते, क्योंकि हम देखते हैं कि किसी देश में मानव संसाधन का मूल्यांकन उस देश में रहने वाले लोगों के शारीरिक, मानसिक स्वास्थ्य, शिक्षा, तकनीकी दृष्टि के विकास एवं उसमें उन्नत मानवीय गुणों की उपस्थिति के आधार पर किया जाता है। तो इतनी सारी जो उसका बेसिक कंपोनेंट होता है, इसके आधार पे उसका मूल्यांकन किया जाता है। तो किसी भी देश को हम लोग समृद्ध तभी मान सकते हैं जब उस देश की स्वास्थ्य सुविधा अच्छा हो, शिक्षा सुविधा अच्छा हो, वहाँ का रहन अच्छा हो, वहाँ के रहन सहन अच्छा हो, वहाँ का तकनीकी अच्छा हो, वहाँ के मानसिक स्थिति ठीक हो, वहाँ सभी प्रकार का विकास अच्छे हो। यानी कुल मिला के हम लोग बोलते हैं जहाँ पर सर्वांगीण विकास हो, वहाँ के लोगों के रोजगार हो, तो ऐसे देशों को हम लोग समृद्ध देश कह सकते हैं। न कि किसी देश में यदि बहुत ज़्यादा मात्रा में जनसंख्या है तो हम उस देश को जनसंख्या की अधिकता के आधार पर उसे समृद्ध नहीं घोषित कर सकते हैं। जबकि किसी देश को हम लोग समृद्ध देश घोषित करने के लिए वहाँ के शारीरिक, मानसिक स्वास्थ्य, शिक्षा, तकनीकी सभी प्रकार के विकास अच्छे ढंग से होनी चाहिए। तो जिस देश के लोग मानव संसाधन में शिक्षा, प्रौद्योगिकी, मानव श्रम आदि में अधिक बल देकर उच्च योग्यता प्राप्त कर लेते हैं, वह देश कम जनसंख्या वाले देश होने के बावजूद भी अन्य देशों की तुलना में अधिक शक्तिशाली होता है। तो जिस देश में स्वास्थ्य, शिक्षा, मानसिक विकास, शारीरिक विकास, प्रौद्योगिकी का विकास अधिक हुआ हो, हम उसी को
विकसित देश या समृद्ध देश में काउंट करते हैं। जैसे देखो जापान एक बहुत ही छोटा देश है, लेकिन तकनीकी और शिक्षा स्वास्थ्य के क्षेत्र में बहुत ऊपर है, जिसके कारण जापान एक छोटा सा देश होने के बावजूद भी वो इंडिया इतना बड़ा देश है, इससे बहुत आगे और विकसित देश में काउंट किया जाता है। मानव प्रौद्योगिकी कुशलता और ज्ञान की सहायता से बाद में अधिक संसाधन जुटा लेता है, अतः यह बहुत आवश्यक है कि लोगों की गुणवत्ता निपुणता उन्नत बनाया जाए। स्वास्थ्य तथा शिक्षा के क्षेत्र में उच्च स्तर पर ध्यान दिया जाए, जिसकी सहायता से अधिक संसाधन उत्पन्न किया जा सकता है। यह प्रक्रिया ही मानव संसाधन के विकास के लिए रूप में जानी जाती है। तो हम जानते हैं मानव संसाधन का विकास उसी का कहते हैं जिस देश में शिक्षा स्वास्थ्य तकनीकी सभी प्रकार का सर्वांगीण विकास अच्छे ढंग से हुआ हो, उसे हम लोग मानव संसाधन का विकास के रूप में देखते हैं। अब देखो प्राकृतिक संसाधन के प्रकार, जैसे कल ही हम लोग देखे थे प्राकृतिक संसाधन के प्रकार। प्राकृतिक संसाधन सामान्य से निम्न कारकों के आधार पर वर्गीकृत किया गया है, जैसे विकास और उपयोगिता के स्तर, दूसरा उद्गम या उत्पत्ति के स्तर पर, तीसरा भंडार, चौथा वितरण के आधार पर। तो ये सभी के बारे में मैंने तुम लोगों को कल ही थोड़ा बहुत बारी बारी से बता दिया था। तो देखो विकास और उपयोग के आधार पर प्राकृतिक संसाधन के प्रकार। जिन संसाधनों को मनुष्य ने अपने उपयोग के लिए विकसित किया है, जिन्हें उसके द्वारा निरंतर उपयोग में लाया जा रहा है, वे संसाधन वास्तविक संसाधन कहा जाता है। उदाहरण के लिए खनिज, खाद्य पदार्थ में प्रयुक्त संसाधन, परंपरागत ऊर्जा स्रोत, मवेशी वास्तविक या उन्नत संसाधन कहलाते हैं। मनुष्य ने उन्हें प्रयोग में लाने के लिए आवश्यक कौशल प्राप्त किया है और उन्हें अनेक प्रकार से जीवन उपयोगी बना लिया है। दूसरी ओर जिन संसाधनों को अभी प्रयोग में नहीं लाया जा रहा है या अभी प्रारंभिक अवस्था में है और प्रयोग करने के लिए पर्याप्त रूप से उन्नत नहीं है, तो उसको हम लोग संभाव्य या भावी संसाधन कहते हैं। जैसे भारत में हिमालय की तलछटी चट्टानों में मौजूद पेट्रोलियम अथवा लद्दाख यूरेनियम में पाए जाने वाले संभाव्य या जो हम लोग भावी आने वाला दिन में हाइड्रोजन को भी एक ईंधन के रूप में आंके हैं, तो वो अभी जब तक उसका यूज नहीं करते हैं तब तक उसे हम लोग भावी या संभाव्य संसाधन कर सकते हैं। जो अभी तक निकला और उपयोग में नहीं लाया जा सका है, तकनीकी और कौशल विकास के पश्चात संभाव्य या भावी संसाधनों को विकसित करना संभव होगा, उनका लाभ उठाया जा सकेगा। तो ये हम लोग देखे विकास और उपयोगिता के आधार पर संसाधन, एक है वास्तविक, दूसरा है संभाव्य या भावी संसाधन। अब देखो उत्पत्ति के आधार पर, अब उत्पत्ति के आधार पर हम देख रहे हैं जैव तथा अजैव संसाधन। उत्पत्ति या उद्भव के आधार पर संसाधनों को दो श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है, कल ही हम लोग पढ़े थे। एक है जैव संसाधन और एक है अजैव संसाधन। जैव संसाधन के अंतर्गत जीव मंडल के सदस्य जितने भी सजीव प्राणी आते हैं, ये सभी जैव मंडल के अंतर्गत आते हैं। जितने भी जितने भी सजीव प्राणी होते हैं, ये क्या होते हैं, जीव मंडल के सदस्य होते हैं। और जितने भी निर्जीव पदार्थ होते हैं, वे सब अजैव संसाधन के अंतर्गत आते हैं। जैसे जैव मंडल के अंतर्गत क्या आते हैं, जैव संसाधन को अनेक जैविक संसाधन के रूप में भी जाना जाता है। उनमें से वनस्पति, जीव जंतु, सूक्ष्म जीवाणु सम्मिलित हैं। मनुष्य भी जैव संसाधन के श्रेणी में आता है। अब देखो अजैव संसाधन के अंतर्गत कुछ पदार्थ आते हैं, जैसे कि देखो यहाँ पर हम लोग चट्टान, खनिज, मृदा, जल, वायु, ये अजैव संसाधन के अंतर्गत आते हैं जिसमें जीवन नहीं पाया जाता है। पौधे और जीव जंतु को जैव संसाधन कहा जाता है और नवीकरणीय है, जबकि भूमि, खनिज, ऊर्जा, कोयला, पेट्रोलियम आदि सब अजैव संसाधन अनवीकरणीय है, जिसको हम लोग नया नहीं बना सकते हैं। ठीक। अब देखो यहाँ विभिन्न परिस्थिति के कारण से पृथ्वी पर से जीवों की अनेक प्रजातियां विलुप्त हो चुकी है, जो एक चिंता का विषय है। मनुष्य का यह कर्तव्य है कि वह अपने क्रियाकलापों को नियंत्रित करें ताकि पौधे और जीव जंतु की प्रजाति अभी जो मौजूद है ये आने वाला दिन के लिए बनी रहे और विलुप्त न हो। कम से कम विलुप्त होने से बचाया जा
सके। इसी प्रकार अनवीकरणीय अजीब संसाधनों का संरक्षण भी बहुत ही आवश्यक। तो जितने भी अनवीकरणीय अजीब संसाधन है, निर्जीव संसाधन है, उसको अभी संरक्षण बहुत ही जरूरी है, क्योंकि मानव जीवन के लिए बहुत ही उपयोगी और महत्वपूर्ण है। विवेकपूर्ण उपयोग और विकल्पों का उपयोग करके ही हम अपने भविष्य के लिए इसे सुरक्षित रख सकते हैं, क्योंकि ऐसा नहीं है कि वो अजैब संसाधन है और अनवीकरणीय संसाधन है तो हम उसका यूज किए बिना ही जी लेंगे, हम लोग जी नहीं पाएंगे। इसीलिए हम सबको ये ध्यान रखना है कि जितने भी अनवीकरणीय अजैब संसाधन होते हैं, इन सब का संरक्षण हमारे मानव जाति के लिए बहुत ही ज़रूरी है। और हम सबको ये संकल्प लेना चाहिए कि हमें जितने भी संसाधन होते हैं उसको सोच समझ कर ही उपयोग में लाना है, सोच समझ कर ही उपयोग करना है, ताकि आने वाला दिनों के लिए वो कुछ हद तक सुरक्षित रह सके और हमारे भावी पीढ़ी के लिए भी वो संरक्षित रह सके। तो ठीक है, कल हम लोग भंडारण के आधार पर आगे पढ़ने वाले हैं नवीकरणीय और अनवीकरणीय संसाधन।